नमस्कार साथियों, हमारे YouTube के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो देखिए, जब रासायनिक अभिक्रियाओं की बात आती है तो उसमें एक और टॉपिक साथ में जुड़ जाता है, उत्प्रेरक का। यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया की हम बात करेंगे तो उत्प्रेरक उतना ही जरूरी होगा जितना रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जरूरी होंगे। देखिए, आज बात करते हैं उत्प्रेरक के बारे में। तो देखिए, ये जो उत्प्रेरक हैं, इस उत्प्रेरक शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, सर्वप्रथम प्रयोग जो है बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। अब उत्प्रेरक जो है कौन से पदार्थ होते हैं? तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन यानी कि परंतु स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं तथा स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। देखिए, उत्प्रेरक जो है वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं, परंतु स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं तथा स्वयं जो है वो अपरिवर्तित रहते हैं। लेकिन यानी कि इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेज नहीं होता है। अब यदि मैं बात करूं तो देखिए कि जो उत्प्रेरक जो है कभी भी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं। यानी कि उत्प्रेरक जो है वो रासायनिक अभिक्रिया को कभी भी प्रारंभ नहीं करते हैं, अपितु उत्प्रेरक जो है के रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने का प्रक्रम वो कहलाता है उत्प्रेरण। क्या कहलाता है? उत्प्रेरण, यानी कि कैटालाइसिस। कैटालाइसिस उत्प्रेरण कहलाता है। और उत्प्रेरक और उत्प्रेरण दोनों अलग अलग शब्द है। उत्प्रेरक की बात हो तब वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं परंतु स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते या स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। जब उत्प्रेरण की बात की जाए तो ये होगा कि उत्प्रेरक के जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने की जो प्रक्रिया है सारी की सारी, इस सारी की सारी प्रक्रिया को उत्प्रेरण कैटालाइसिस कहा जाता है। अब बात आती है इनके प्रकारों की। यानी कि प्रकारों की जब बात करें तो इस उत्प्रेरण को जो है, ये जो प्रक्रम है, इसको भौतिक अवस्था के आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है इनके बेसिस पर इनको जो है क्लासिफाइड किया जाता है, यानी कि इनको बांटा जाता है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण को
दो अवस्थाओं में बांटा, यानी कि दो भागों में बांटा। पहला जो है समांगी उत्प्रेरण और दूसरा है विसमांगी उत्प्रेरण। देखिए समांगी उत्प्रेरण क्या होगा कि जब अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों एक ही अवस्था में हो, यानी कि जो उत्प्रेरक की जो है अवस्था है, अभिकारक की अवस्था है और उत्पाद की अवस्था है, वो अवस्था सारी की सारी जब एक ही अवस्था में हो, समान अवस्था में हो, तो वो होगा समांगी उत्प्रेरण। तथा इसके विपरीत अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों जब अलग अलग अवस्था में हो तो इसे हम कहेंगे विसमांगी उत्प्रेरण। तो देखते हैं हम भौतिक अवस्था के आधार पर इनके प्रकारों का वर्णन। भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण, कैटालाइसिस। अब जो भौतिक अवस्था के आधार पर जो उत्प्रेरण है वो दो प्रकार का, कौन सा? समांगी तथा विसमांगी। यदि इनका हिंदी अंग्रेजी में नाम लिया जाए तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, यानी कि समांगी उत्प्रेरण तथा विसमांगी उत्प्रेरण। तो बात करते हैं इनकी विस्तार से। देखिए समांगी जो उत्प्रेरण है वो उत्प्रेरण होगा जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद, अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद जब तीनों समान अवस्था में हो, जब तीनों की समान अवस्था हो तो जो उत्प्रेरण का जो प्रकार होगा वो समांगी उत्प्रेरण होगा। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो है, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये गैस अवस्था में प्लस ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी तो बनेगी सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि ये जो है ऑक्सीजन भी गैस अवस्था के अंदर और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस अवस्था के अंदर, और इसमें जो उत्प्रेरक काम में लिया जाता है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्प्रेरक, और ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये भी गैसीय अवस्था के अंदर। अब यदि हम इसको देखें तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये गैस अवस्था में, ऑक्सीजन जो है वो भी गैस अवस्था में, जो उत्प्रेरक काम में ले रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी गैस अवस्था में, और जो उत्पाद बन रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी गैस अवस्था में। जब अभिकारक, उत्प्रेरक, उत्पाद तीनों जब एक ही अवस्था में होंगे तो हम उस जो है उत्प्रेरण का जो प्रकार हो उस प्रकार को हम कहेंगे समांगी उत्प्रेरण। अब यहाँ पर यदि मैं समीकरण को बैलेंस करना चाहूं तो ये दो और ये दो, ये समीकरण संतुलित हो गया, और मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि जब तीनों की अवस्थाएं समान हो तो मैं इसको जो है समांगी उत्प्रेरण नाम दे सकता हूं। एक और एग्जाम्पल जब लेना चाहूं, एक और एग्जाम्पल मैं लेना चाहूं तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, यानी कि ये है एस्टर।
इसकी अभिक्रिया जो है जल से करवाई, यानी कि इसका जो विद्युत जल अपघटन किया HCl अम्ल की उपस्थिति में, तो मेरे को CH3 डबल बॉन्ड OH और C2H5OH ये मेरे को प्राप्त हुआ, यानी कि ये एसिटिक अम्ल और ये एथेनॉल, यानी कि एसिटिक अम्ल और एथेनॉल मेरे को प्राप्त हुआ। जब ये मेरे को प्राप्त हुआ तो इनको पृथक किया गया, और जब इनकी अवस्था देखी जाए तो ये है लिक्विड अवस्था में, जल भी लिक्विड अवस्था में, HCl भी लिक्विड अवस्था में, ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड, यानी कि सारे के सारे किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। जब तीनों एक ही अवस्था में होंगे तो वो कहलाएंगे आपके समांगी उत्प्रेरण। जब समांगी उत्प्रेरण की हमने बात की तो हमने क्या देखा कि जब तीनों जो है एक ही अवस्था में, तीनों कौन? अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद, जब तीनों एक ही अवस्था में होंगे तो वो कहलाएगा समांगी उत्प्रेरण। अब बात करते हैं विसमांगी उत्प्रेरण की। तो देखते हैं हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस। देखिए, जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक, जब अभिकारक और उत्प्रेरक इन दोनों की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो तो यह उत्प्रेरण विसमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। विसमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। इसका यदि एग्जाम्पल देखूं, जब इसका एग्जाम्पल देखूं तो N2 प्लस 3H2 मिलके निर्माण करते हैं अमोनिया का निर्माण करते हैं, जो कि आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अब मैं यहाँ पर इसकी बात करूं तो नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में और हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में, और फेरस जो है वो सॉलिड स्टेट में, और अमोनिया जो है वो गैस अवस्था में। यानी कि अभिकारक और उत्प्रेरक जो है भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था में हो तो वो उत्प्रेरण कौन सा कहलाता है? विसमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। अब ये हमने पढ़े उत्प्रेरण, यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर कैटालाइसिस का क्या किया? क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं उत्प्रेरकों के प्रकार। उत्प्रेरकों के जो प्रकार हैं वो उनका वर्गीकरण जो किया जाता है वो किया जाता है इनकी क्रिया विधि के आधार पर, यानी कि क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों को वर्गीकृत किया जाता है। तो देखते हैं हम जो है उत्प्रेरकों के प्रकार। अब देखिए, जो उत्प्रेरकों को जो बांटा गया वो बांटा गया क्रिया के आधार पर। तो क्रिया के आधार पर जो उत्प्रेरक हैं वो 4 प्रकार की। कौन कौन से? पहला धनात्मक उत्प्रेरक, यानी कि पॉजिटिव कैटालाइज। दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरक, यानी कि नेगेटिव कैटालाइज्ड। तीसरा स्वतः उत्प्रेरक, यानी कि ऑटो कैटालाइज्ड। और चौथा जैव उत्प्रेरक, यानी कि बायो कैटालाइज्ड। 4 प्रकार उत्प्रेरकों के क्रिया के आधार पर: धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। बात करते हैं धनात्मक उत्प्रेरक की। पहला
धनात्मक उत्प्रेरक। जब धनात्मक उत्प्रेरक की बात करें तो देखिए ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं वे उत्प्रेरक कहलाते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। वैसे सामान्यतः जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो है पड़ोस में जब हम किसी को लड़ता देखें तो हमारा मन होता है कि हमें जो है उस लड़ाई को देखने में क्या आनंद की अनुभूति होती हो, मजा आता हो। तो क्या हुआ कि जब लड़ाई को देखा, मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, मेरी ही बात, लड़ाई हो रही थी तो वहां पर जो है मैंने क्या किया, जाकर के जो दोनों आपस में झगड़ रहे थे उन दोनों को मैंने क्या किया, दोनों को बड़ा चढ़ा करके उन दोनों की बात जो है इधर की इधर और इधर की इधर कर दी। इन दोनों का जो गुस्सा था वो चरम सीमा पर था। जब उन्होंने और बातें जब विरोध की सुनी तो और आग बबूला हो गए। जब और गुस्सा जब बढ़ गया तो उनकी जो लड़ाई है, उनका जो झगड़ा है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि यहां पर यदि मैं लड़ाई की बात करूं, किसकी बात करूं, जब लड़ाई की बात करूं तो वो तो थी रासायनिक अभिक्रिया। लड़ाई की बात करूं तो वो तो थी रासायनिक अभिक्रिया, और यहाँ पर जो है मैंने जो बात बढ़ा चढ़ा करके की बताई जाके उनको, तो जो मैं जो है वो यहाँ पर काम किया उत्प्रेरक का। यानी कि मेरे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उनकी जो रासायनिक अभिक्रिया थी, उनकी जो लड़ाई थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को तीव्र कर देते हैं या बढ़ा देते हैं, ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल हमने अभी लिया था कि N2 व 3H2 मिलकर के अमोनिया का निर्माण करते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं फेरस जो है आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और ये जो है ये प्रक्रम है हैबर विधि का, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसका जो प्रक्रम है वो कहलाता है हैबर प्रक्रम या हैबर विधि। जब इनकी बात की जाए तो हम बात करते हैं उत्प्रेरक जो है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को तीव्र कर देते हैं। जब इन दोनों की अभिक्रिया हो रही थी और इस उत्प्रेरक को काम में लिया तो इस उत्प्रेरक ने इस अभिक्रिया का वेग जो है वो क्या कर दिया, तीव्र कर दिया। दूसरा और यदि एग्जाम्पल लेना चाहूं तो जो वनस्पति तेल है, जो वनस्पति तेल है, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन यानी कि जल अपघटन और ये निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब करवाया तो ये कन्वर्ट हो गया वनस्पति घी में। तो ये जो अभिक्रिया यहाँ से यहाँ हुई, इस अभिक्रिया के वेग को किसने बढ़ा दिया, निकल उत्प्रेरक ने बढ़ा दिया। और निकल उत्प्रेरक ने यहाँ पर किसका काम किया, धनात्मक उत्प्रेरक का। दूसरा टाइप आता है यहाँ पर ऋणात्मक उत्प्रेरक का। बात करते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक का। देखिए धनात्मक में वेग को तीव्र कर देने वाले उत्प्रेरक और ऋणात्मक में वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया वेग को कम कर देते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, वे कहलाते हैं
ऋणात्मक उत्प्रेरक। एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का ग्लिसरॉल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ग्लिसरॉल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाई तो यहाँ H2O2 में कन्वर्ट हुआ, यानी कि इनके जो अभिक्रिया की जो वेग थी, दर थी, इसको इसने कम कर दिया और यहाँ पर इसने किसका काम किया? ऋणात्मक उत्प्रेरक का, नेगेटिव कैटेलाइस्ट का काम यहाँ पर इसने किया। अब बात आती है तीसरे और चौथे प्रकार की, तो पढ़ते हैं हम तीसरा और चौथा उत्प्रेरक। तीसरा प्रकार उत्प्रेरक का ऑटो कैटेलाइस्ट यानी कि स्वतः उत्प्रेरक। देखिए, वे उत्पाद या फिर यूं बात करें कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद बना है वो उत्पाद ही जब उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाए या फिर उनके वेग में परिवर्तित कर दे तो वो कहलाएगा स्वतः उत्प्रेरक या फिर ऑटो कैटेलाइज्ड। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि जो एस्टर के द्वारा जो विद्युत जल अपघटन द्वारा, ये है एस्टर, इसके विद्युत अपघटन द्वारा जब इसका जो है एसिटिक अम्ल और एथेनॉल में जब परिवर्तित किया गया इनको, तो जब प्रारंभ में ये अभिक्रिया बहुत धीमी गति से हुई, लेकिन जब सूक्ष्म मात्रा में, अति सूक्ष्म मात्रा में जब एसिटिक अम्ल का निर्माण हुआ तो इस एसिटिक अम्ल ने ही यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य किया और उत्प्रेरक का कार्य करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा लिया। इसीलिए ये जो एसिटिक अम्ल है, इस एसिटिक अम्ल ने ही यहाँ पर किसका कार्य किया? ऑटो कैटेलाइस्ट का, स्वतः उत्प्रेरक का कार्य किया। आगे जब बात करें तो एक नोट्स में लिखाना चाहूंगा कि देखिए कि ये जो उत्प्रेरक हैं, इन उत्प्रेरकों में जो अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया, यह अभिक्रिया प्रारंभ में बहुत धीमी गति से होती है, किंतु जैसे ही अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल का निर्माण सूक्ष्म मात्रा में हो जाता है तो यह अभिक्रिया वेग को बढ़ा देते हैं। इंपॉर्टेंट नोट है कि यह अभिक्रिया प्रारंभ में बहुत धीमी गति से होती है, किंतु जैसे ही अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल का निर्माण जो है अति सूक्ष्म मात्रा में जब हो जाता है तो यह उत्प्रेरक के रूप में कार्य करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। इसलिए यह काम यहाँ पर किया ऑटो कैटेलाइज्ड का। चौथा प्रकार आता है जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक का मतलब बायो कैटेलाइज्ड। चौथा टाइप जैव उत्प्रेरक।
यानी कि बायोकैटालाइज्ड। जब बायोकैटालाइज्ड की बात की जाए तो क्या होगा, देखिए कि वे उत्प्रेरक जो सजीवों की उपापचय प्रक्रिया में सहायक होते हैं, उन उत्प्रेरक को क्या कहा जाता है, जैव उत्प्रेरक। इस उत्प्रेरक का जो दूसरा नाम है वो कहा जाता है इनको एंजाइम। यानी कि भोजन के पाचन की बात करें तो जब मुख में भोजन का निवाला रखने के बाद से ही मुख में तरह तरह के एंजाइम स्रावित होकर के भोजन को पचाना, भोजन को जो है लुगदी बनाना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये जो एंजाइम जो है वो एंजाइम नाइट्रोजन के क्या है, जटिल यौगिक, नाइट्रोजन के जटिल यौगिक। अब देखिए इनमें बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे एमाइलेज है, लाइपेज हैं, पेप्सिन है, रेनिन है, बहुत सारे एंजाइम जो है हमारी पाचन प्रक्रिया में काम आने वाले हैं। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में अलग अलग एंजाइम उत्पन्न होते रहते हैं, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, जैव उत्प्रेरक में, यानी कि बायोकैटालाइज्ड। अब देखिए कुछ जैव उत्प्रेरक या फिर कुछ एंजाइम लेके आया हूं सारणी बना के, जो कि विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की उपस्थिति में विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाती है। देखिए एक तरफ दे रखी है एंजाइमिक की अभिक्रियाएं और एक तरफ दे रखे हैं एंजाइम। देखिए पहले नंबर पर देखते हैं कि कोई भी जब माल्टोज जो है वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, वो होता है माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। यूरिया जो है अमोनिया व CO2 में परिवर्तित होता है यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में। प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्ल में परिवर्तित होता है पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में। सुक्रोज ग्लूकोज व फ्रक्टोज का निर्माण करता है इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। ग्लूकोज जो है एथिल अल्कोहल तथा CO2 में कन्वर्ट होता है जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। स्टार्च जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो जल व O2 का निर्माण करती है कैरेलेस एंजाइम की उपस्थिति में। ये कुछ एंजाइमी अभिक्रिया थी जिनकी एंजाइम उपस्थिति और ये जो अभिक्रिया है वो हमको याद रखनी होती है, इसलिए मैं ये एक सारणी बना के आपके सामने इसको मैंने आपको नोट्स के रूप में लिखा दी। यहाँ पर जो है हमारा जो उत्प्रेरक का जो टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाओं के भाग पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार पढ़ रहे थे, उनके साथ में ये टॉपिक है उत्प्रेरक या फिर कैटालाइस्ट। यहाँ पर उत्प्रेरकों का जो प्रकार है वो हमने खत्म कर लिया, पूरा कर दिया। और जो उत्प्रेरकों को जो है उनकी जो प्रक्रम है उत्प्रेरण, उनको जो बांटा वो भी हमने बांट कर इनको जो है पूरा डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी आपसे एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और एक बात और, ये जो चैप्टर है ये 10वीं बोर्ड में एक विशेष जो है योग्यता रखने वाला चैप्टर है, ये और एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। जब रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक दोनों को मिलाकर के एक ही चैप्टर में दे दिया गया है और यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद व बहुत बहुत आभार।